हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम अपने सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। आईआईटी जैम के सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं 2022 के, और सेक्शन सी आज हम करने वाले हैं। सेक्शन ए में पहले ही करा चुका हूं, 20 के बाद आने वाला है, मतलब कल आने वाला है, और ढेर सारा मजा करने वाले हैं इस सेशन में हम। सेक्शन सी जो हमारे पास होता है ना यार एग्जाम में, मुझे लगता है तुम्हें सेक्शन ए के बाद ही करना चाहिए। सेक्शन जो बी होता है वो लास्ट में करना चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि सेक्शन बी में यार सारे ऑप्शंस तुम्हें चेक करने पड़ते हैं, लिटिल बिट रिलेटिवली ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ, और बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें आज के क्वेश्चंस करके। मैं सारे क्वेश्चंस अपने पास भी लेके आऊं, स्क्रीन पे भी तुम्हें दिख जाएंगे। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो सारा पता होगा तुम्हें। स्टार्ट करें अपना लेक्चर, तैयार हो? यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का बड़ा खूबसूरत सा एक सेशन लेने वाले हैं हम सेक्शन सी के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मतलब जो भी कंप्यूटर, फोन या जो भी स्क्रीन है उस पर आ चुका होगा। द वैल्यू ऑफ द लिमिट दिस इज। तो लिमिट कुछ ऐसे दे रखी है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 अप टू सोन n की पावर 4 डिवाइड बाय n की पावर 5, ऐसा कुछ दे रखा है फर्स्ट ब्रैकेट में। और सेकंड ब्रैकेट में दे रखा है 1 बाय रूट n, और ब्रैकेट में दे रखा है 1 बाय रूट n प्लस 1 प्लस रूट n प्लस 2 n प्लस 2 अप टू सोन 4n 1 बाय रूट 4n। सो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। देखो बड़ा आसान सा, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इसको ऐसे लिख लो कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, मैं एक 1 बाय n को अलग कर दूं और बाकी ऐसे लिख दूं 1 बाय n की पावर 4, 2 बाय n की पावर 4, 3 बाय n की पावर 4 अप टू सोन n बाय n की पावर 4, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता समेशन r बाय n की पावर 4 r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, है ना? सही लिखा मैंने पक्का? चलो, और दूसरी अगर मैं ब्रैकेट में दूसरी जगह पे देखूं तो 1 बाय रूट n का होल स्क्वायर, मतलब मैंने अंदर से भी एक रूट n कॉमन लिया है, तो ये बचेगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू, लेट मी शो यू कि क्या आने वाला है, 1 बाय रूट में 1 प्लस r बाय n स्क्वायर, तो नहीं आएगा इसमें, नहीं 3 तक। भैया आपने 3 तक क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटे 4 को अलग करना पड़ेगा, n प्लस 3n, ठीक है, n प्लस 3n तक अलग करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हमारे पास इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इंटीग्रेशन इसको लिखते हैं dx और इसको लिखते हैं x की पावर 4। ये मैंने सिखा रखी है अब चीजें, ठीक है ना। और समेशन कहां से कहां आएगा, सॉरी लिमिट्स क्या आएगी, 1 बाय n करके n को अप्रोच कराते हैं इंफिनिटी, तो 1 बाय n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0, n बाय n 1, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तब भी 1 ही रहेगा। प्लस में यहां कितना आ जाएगा, 1 बाय रूट n का मतलब 1 बाय रूट n का होल स्क्वायर का मतलब 1 बाय n ही तो होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन dx, और ये हमारे पास आ जाएगी 1 बाय रूट में 1 प्लस x। अब तुम ध्यान से देखना, इसके डिवाइड में अगर तुम रखोगे, यहां पे 3n आना चाहिए, थोड़ी सी गलती थी यहां पे, हाँ। तो ये अगर तुम यहां पे 1 बाय n रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पे रखोगे तो आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 बाय 5 इसकी इंटीग्रेशन। और इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करके देख लो क्या बन रही है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय 2 अपॉन में 1 बाय 2, यहां आ जाएगी लोअर लिमिट, यहां पर लिमिट। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 5, 2 आ जाएगा ऊपर, अपर लिमिट डालेंगे तो बनेगा 2 और लोअर लिमिट डालेंगे तो बनेगा 1 बाय 5 प्लस में 2 विच कम्स आउट टू बी 11 बाय 5। 11 बाय 5 का मतलब होता है 2.2, तो 2.20 इज द फाइनल आंसर। 2 डेसिमल प्लेसेस तक कहा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट का थोड़ा सा हिंट देके छोड़ना चाहेंगे क्योंकि ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इसमें कहा हुआ है x1 x2 x2 की पावर 4 x3 का स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस x1 की पावर 3 x3 की पावर 4 माइनस 26 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 का क्यूब, ऐसा हमें कुछ दे रखा है। और हमें कहा हुआ है सच दैट x1 डेल u बाय डेल x2 प्लस में 2 टाइम्स x2 और डेल u बाय डेल x3, ऐसा कुछ कहा है। और किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वो पॉइंट दिया हुआ टी स्क्वायर टी क्यूब, टी स्क्वायर टी क्यूब। मतलब पहले तुम इसको सॉल्व करो, ये जो भी तामझाम सा दे रखा है पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो है ना।
अभी निकाल के दिखा देता हूं। जो भी आंसर आएगा ना उसमें बस ये पुट कर देना टी टी स्क्वायर टी क्यूब, और हमें वैल्यू बतानी है के की। तो मतलब जब तुम इसको इसमें पुट कर दोगे ना आंसर कुछ ऐसा बनेगा सी टी की पावर के, ऐसा टाइप का कुछ बनेगा जिसमें हमें के की वैल्यू बतानी कितनी आएगी। ठीक है भैया, करते हैं इसको स्टार्ट। मैं एक थोड़ा सा हिंट दे के तुम्हें छोड़ देता हूं, बाकी तो तुम पे विश्वास ही है कि तुम कर लोगे। ऐसी चीज ही मैं छोड़ूंगा जो मेरे को पता है तुम कर लोगे ना। डेल यू बाई डेल x2 निकाल लेते हैं। तो यहां से निकालेंगे x2 के कंपैरिजन में तो 4x1 x2 क्यूब x3 स्क्वायर माइनस, इसमें तो x2 है ही नहीं, लेट मी चेक, गलती तो नहीं की, नहीं। यहां आ जाएगा माइनस के 26 इंटू 2 52 x1 स्क्वायर x2 x3 क्यूब, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल x3, डेल यू बाई डेल x3, ऐसा कुछ निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 x2 होल रेज टू पावर 4 x3 माइनस में 4 x1 क्यूब x3 क्यूब। ये चीज ना ध्यान रखना, अगर तुम एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हो बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में। माइनस में 26 इंटू 3 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर आ गया। बस अब तो खत्म हो गया। पहले वाले को x1 से मल्टीप्लाई करना, दूसरे वाले को 2x2 से मल्टीप्लाई करना और दोनों को प्लस कर देना, है ना। इसको x1 से इसको 2x2 से दोनों को ऐड करा, दोनों को ऐड करने पे x1 की जगह रखना है t, x2 की जगह रखना है t स्क्वायर, x3 की जगह रखना है t क्यूब। वीडियो पोज अभी के अभी मेरे को आंसर बताओ। मैं 2 सेकंड का वेट ले रहा हूं, मैं 2 सेकंड का गैप ले रहा हूं इसमें, जल्दी बता दो आंसर। हो गया, कर लिया। आंसर आना चाहिए 14, मतलब पावर में 14 आना चाहिए, टी की पावर। चलो बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने कहा हुआ है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, और मैंने तुम्हें 1000 बार बताया, एक और बार बता देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं ना भैया, थोड़ा सा ऐसे हो जाया करो कि फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं हमें, थोड़ी कम मेहनत लगती है इसमें। 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है, और इन्होंने कह रखा है कि y0 4 दे रखा है इनिशियल कंडीशन, y0 4, और कहा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y ऑफ x की हमें वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी, यही बोला ना, हाँ ये हमें बतानी। पहले तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये तो वो लीनियर इक्वेशन लग रही है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर x स्क्वायर dx 3x स्क्वायर dx विच इज e की पावर x क्यूब, है ना। क्या आता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में y, तो y इंटू में e की पावर x क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, q हमारे पास है x स्क्वायर, और भैया ये हमारे पास dx प्लस में c। इसके डिफरेंस इसके इंटीग्रेशन के लिए इसको t मान लेते हैं। इसको अगर मैं t मानूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस में c। करके देख लेना यार, इसको t मानोगे तो 3x स्क्वायर आएगा ना, 3 को नीचे भेज देना तो x स्क्वायर dx बाय 3 बन जाएगा, तो वो 3 ये रहा। पता है मुझे सिर के ऊपर से निकल गई होगी ये बात, लेकिन खुद से करके देखना यार, ठीक है। और अगर समझ आ गई हो फिर तो जीनियस मान लेना खुद को। अब रिफ्लेक्शन तो पड़ी जाती है थोड़ी सी, ठीक है, मैं खुद ही कर लेता हूं अपनी तारीफ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, नीचे चला जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, और यहां बच जाएगा प्लस में सी एक्स क्यूब। अब बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले तो ये सी की है ना, कुछ बच तो नहीं ना रहा है यार इसमें, नहीं, पहले सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन्होंने बाउंड्री कंडीशन दी है y0x, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 दी हुई है। x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू 4 दी हुई है, तो ये बन जाएगी 1/3 प्लस में c, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 माइनस 1/3, ऐसा कुछ बन रहा है। चेक कर लेना ध्यान से इसे, हाँ 4 ही दी हुई है ना इसकी वैल्यू, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कुछ नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 1 11/3, है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन फाइनली बन रही है y इज इक्वल टू ये वाली 1/3 प्लस में
कुछ गड़बड़ तो नहीं ना की हमने? हाँ, एक गड़बड़ किया यार, यहाँ पे ना माइनस आना चाहिए था। जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को e की पावर माइनस एक्स क्यूब से, तो यहाँ एक माइनस आना चाहिए था। अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो ये बच जाएगा 11/3 e की पावर माइनस के एक्स क्यूब, और एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा, बचेगा y इज इक्वल टू 1/3 विच इज 0.33। अगर छोटा मोटा मैंने एरर करा भी हो ना यहाँ पे, तो ये आंसर बिल्कुल सही है फिर भी, क्योंकि ये पार्ट तो जीरो ही हो गया, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सम फाइंड आउट करना है एक सीरीज का, और तुम्हारे सामने वैसे तो दिख ही गया होगा तुम्हें क्वेश्चन। टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं इसको। अगर तुमने ये सीखी थी जब मैंने सीरीज के पूरे लेक्चर दिए थे तुम्हें, तब तो ध्यान नहीं था हमारा, है ना। अब आ गया ना क्वेश्चन 2022 में, ऑल्दो वो साल जा चुका है, बट ठीक है कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा अब ये क्वेश्चन। 4n-3 4n+1। भैया आपको कैसे पता लगा कि ये टेलीस्कोपिंग सीरीज है? चाहे यार तुम इसको डाल के देख लो, इसमें वैल्यू 1 2 3 4 तुम्हें दिख जाएगी ये टेलीस्कोपिंग सीरीज। तो इसको डायरेक्टली तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो नहीं आता डायरेक्टली करना। कैसे करें? एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं इसको 1/4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ 4n+1 ऐसे लिख दें। क्या इसको 4 को मैं ऐसे लिख दूं? रुको मैं 4 को अलग से लिख के दिखाता हूं। 1 - -3 ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल भैया, आपका बोर्ड आपका मार्कर, बिल्कुल कुछ भी लिखो। तो हमारे पास 4n को ऐड कर देते हैं और 4n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4n+1 और हमारे पास आ जाएगा -4n-3। देखना मैंने सही लिखा ना, 4n में से 4n घटाओगे गया, और 1 - -3 4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो 4 को मैंने ऐसे लिखा, डाल दो, तो ये बचेगा 1/4 समेशन, इस 4 की जगह लिख दूंगा 4n+1 - 4n-3 विच इज 4n-3 और 4n+1। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब समेशन 1/4n-3 - 1/4n+1 ऐसा कुछ बन गया। इसमें डाल दो वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, तो बचेगा 1/4। इसकी जगह डालेंगे तो 1/1, और यहां आ जाएगा 1/, रुको जरा, यहां डालेंगे तो 1, यहां डालेंगे तो 5। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 डालेंगे तो 8 - 3 5, और नेक्स्ट टर्म यहां पे आएगी हमारे पास, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 2 9, मेरे ख्याल से आएगी, अब टू सोने चलता जाएगा। अब तुम बड़ी ध्यान से देखना यार, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये अगले से कैंसिल हो जाएगी, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसे बचेगा, 4n-3 और -4n+1। मतलब लास्ट में जो भी बचता हो तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब तुम यहां पे इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे खत्म ही हो जाएगा, बाकी सारा कुछ तो कैंसिल ही हो रहा है। इसका मतलब है हमारे पास एंड में जो टर्म बचेगी वो विदाउट n, इन्फिनिटी वगैरह अप्रोच कराओगे सब खत्म हो जाएगा, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बचेगी 1/4 विच इज 0.25। दिस इज द फाइनल आंसर। इजी था यार क्वेश्चन है वाला, और टेलीस्कोपिंग सीरीज पे तो बहुत सारी बातें कर भी रखी हमने पहले। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबग्रुप्स ऑफ Z999। तुम्हें नहीं लग रहा ये किया हुआ क्वेश्चन है पहले, है ना। चलो कोई बात नहीं। कैसे निकालते हैं सबग्रुप? सबग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है वो टाउ फंक्शन निकालना होता है हमें ना। तो टाउ फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है? इसके फैक्टर बनेंगे 3 × 3 × 3 × 37। 37 चेक कर लेना, यही बनेगा ना, चेक कर लो एक बार वीडियो पॉज करके। तो इसका मतलब है 3 की पावर 3 और 37 की पावर 1। टाउ फंक्शन हमें कहता है कि पावर जो भी आएगी ना इन प्राइम नंबर्स की, उसमें 1 प्लस कर दो। 3 + 1 1 + 1 विच इज 4 × 2 विच इज 8। 8 इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से यही आ रहा है। आई होप कि ये समझ आ गया हो। और एक ग्रुप थ्योरी का इसके बाद और भी क्वेश्चन आ रखा है। और ग्रुप थ्योरी की अच्छी बात पता क्या है यार, मेहनत नहीं मांगती है ग्रुप थ्योरी हमसे। हम करना भी चाह रहे हैं फिर भी नहीं मांग रहे मेहनत, है ना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन सिमेट्रिक ग्रुप 7 S7 में बताओ ऑर्डर 12 के कितने एलिमेंट्स होंगे? ऑर्डर 12 के कितने एलिमेंट्स होंगे? अच्छा इसको हम कर सकते हैं, कैसे करें मैं बताऊं? ऑर्डर 12 को आप ही बताओगे भैया, आप ही पढ़ा रहे हो तो देखा, खुद से बातें करनी पड़ती है एक रूम में। जब भी तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो ना एस एन में निकालने का तरीका होता है एलसीएम ढूंढो। मतलब 7 के पार्टीशन करो, क्या क्या हो सकते हैं लिख दो, सारे के सारे पार्टीशन। उस पार्टीशन में ढूंढो
कौन सा ऐसा पार्टीशन है जैसे 6 1 5 2 5 1 1 4 3 4 3 का ही एलसीएम आएगा सिर्फ 12, करके देख लेना चाहे तो, और नहीं आने वाला। ऐसे 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 1 4 1 1 1, लेकिन सिर्फ यही हमें 12 एलसीएम देगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन ये लिखते ही। एलसीएम ऑफ 4 3 हमारे पास 12 आया, कैसे निकालते थे 12 ऑर्डर का एलिमेंट, तो ऊपर लिखते थे 7 फैक्टोरियल मतलब n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय लिखते थे 4, ये इसकी पावर है 1, फिर लिखते थे ये 3 की पावर 1, फिर इनकी जो पावर्स होती है उनके फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, विच इज 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ये मैं अपने तरीके से थोड़ा फैक्टोरियल लिखने की कोशिश कर रहा हूं, 7 6 5 4 3 2, और नीचे आएगा 4 इंटू 3, तो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, बचेगा 42 इंटू 10 विच इज 420। मेरे ख्याल से 420 आंसर आ रहा है, चेक कर लो एक बार, जल्दी से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47, फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, बड़ी अच्छी सुंदर सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है। जो कि कुछ ऐसे है कि लेट y(x) बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन xy²। यार ये वाला ना थोड़ा सा घुमा के दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन, अगर डायरेक्टली तुम इसको सॉल्व करोगे ना बड़ा मुश्किल सा है। sin x/x, पूरी इक्वेशन को ना x से डिवाइड कर दो, जो कि करना भी पड़ेगा, है ना। ऐसे कर दो इसको, y² y' प्लस में y³ अपॉन x इक्वल टू sin x/x²। लेकिन भैया हमने ऐसे देखी नहीं कभी चीज, ऐसे कैसे कर पाएंगे, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, ऐसे डायरेक्टली तो इसको कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इसको एक काम करो, ऐसे लिखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, एक बार को तो यार देखो 1 मिनट तो लेगा ये क्वेश्चन, अगर तुम एग्जाम में होते ना 1 मिनट तो तुम्हें सोचने में लगता कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। पता क्यों करना है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो पूरी इक्वेशन को dy³ अपॉन dx, क्योंकि y³ की डिफरेंशिएशन होती है 3y² और dy/dx बचता है ना, तो यही आ गया वापिस, प्लस में 3y³, 3 sin x अपॉन में x², इसको z मान लो y³ को, तो dz/dx प्लस 3z अपॉन x प्लस इक्वल टू 3 sin x अपॉन में x का स्क्वायर। बाकी मेरे को भरोसा है कि तुम कर लोगे, तो वो तुम्हारा काम बचा है, ठीक है। अब तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं बचेगी ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, बस खत्म हो जाएगा। e की पावर इंटीग्रेशन p dx विच इज इंटीग्रेशन 3/x की इंटीग्रेशन, तो मेरे ख्याल से x³ बचेगा, बस अब तो हो गया ना, x³ इंटू में z इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q विच इज sin x/x², इसमें तुम्हें u इंटू v लगाना पड़ेगा इंटू dx प्लस में c। लेट मी सी, अगर इसमें हाँ इनिशियल कंडीशन दे रखे, मैं इसे ही ढूंढ रहा था, y π/2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे रखा तुम्हें, ठीक है। तो इसको भी यूज कर लेना यहां से, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर इसका आना चाहिए 0। तुम्हें y 5 π/2 की वैल्यू निकालनी है, जो कि 0.00 लिख के आना था एग्जाम में, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बाकी का तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, यहां से कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कहीं ढूंढ लेना, मैक्सिमम जगह पे इसका गलत आंसर मिलेगा, मैक्सिमम जगह पे। मैं ये नहीं कह रहा सबने गलत कर रखा है, बट हाँ मैक्सिमम जगह पे इसका गलत आंसर दे रखा है। लेट मी शो यू क्यों। एक जी हमें दे रखा है, रीजन कुछ ऐसा XYZ बिलोंग्स टू R³, और रीजन हमें कुछ ऐसा दे रखा है 0 Z x² माइनस y²। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, अगर तुमने इंटीग्रल कैलकुलस के मेरे वाले लेक्चर्स देखे हैं, तब तो भैया तुम इसे डायरेक्ट करते ही ना कभी भी। सबसे पहला काम अगर तुम करते ना इसे, इसका डायग्राम ड्रॉ करते, वरना तुम इस क्वेश्चन को छेड़ते ही ना। अगर तुमने इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर्स देखे हैं तो सबसे पहला काम तुम वही करते कि उसके पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते, क्योंकि हमें पता है विदाउट डायग्राम पक्का एरर होने वाला हमसे, पक्का। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी है, निकालना क्या वैसे, वॉल्यूम निकालनी है। तो dz dy dx, z की लिमिट दे रखे 0 से लेके x² माइनस y², और इनकी लिमिट अभी निकालेंगे। लेट मी सी की इनकी क्या आएगी पता नहीं अभी तो, है ना। ठीक, बढ़िया। अब हम चलेंगे
एक मिनट रुको बस, हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये बनेगा dy dx। बढ़िया से नहीं लग रहे देखने में, और ये भी हमें कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम बनाएंगे डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिखते हैं आर कोस थीटा, इसको लिखते हैं आर साइन थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, dy dx को लिखते हैं आर डी आर डी थीटा। ये बातें तुम्हें समझ आती होंगी ना, ये तो काफी बार कर लिया होगा तुमने। डबल इंटीग्रेशन आर क्यूब कॉस 2 थीटा डी आर डी थीटा। अब तुम ध्यान से देखना यार एक बात, सुंदर बात पता क्या है इसमें, सबसे ज्यादा सुंदर बात क्या है कि लिमिट्स क्या ले। तुम कहोगे भैया कोई बात नहीं, हमें पता है सर्कल में जो थीटा होता है वो वैरी करता है 0 से 2 पाई, और आर वैरी करेगा 0 से लेके 1 तक। चलो आर की तो मैं तुम्हारी मान लेता हूं, लेकिन थीटा की वैल्यू गलत है यार, थीटा की वैल्यू गलत है, और यही सबने गलती कर रखी। सबने आंसर इसका पता क्या निकाल रखा है, 0। अगर तुम यहां 0 से 2 पाई करोगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा, और इसका आंसर पता क्या दे रखा है, IIT जैम 2022 की आंसर कीज दे रखे देखोगे तो उसका आंसर आया था 0.49 से लेके 0.51 तक, और आंसर तो सबने 0 दे रखा है। देखना जाके, कई सारी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें। तो भैया यहां पे गलती क्या हुई है फिर हमसे, गलती मैं बताता हूं तुम्हें क्या हुई है, गलती मैं बताता हूं। एक्चुअल में ना तुमने इसका डायग्राम ही नहीं ड्रॉ किया। अगर तुम इसका डायग्राम ड्रॉ करते, मैं इसको अलग से भी लूंगा इस क्वेश्चन को वीडियो में, किसी वीडियो में अलग से भी कराऊंगा उसका पूरा इल्यूस्ट्रेशन के साथ, पक्का कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन को। बट अभी के लिए थोड़ा सा ऐसे रफली समझ लो कि मान लो अगर मैं ऐसा एक सर्कल बनाऊं ना, थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं ऐसा एक सर्कल बनाऊं तो ये हमारे पास जो गिवन है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इसका और इसका हमें कॉमन पार्ट ही तो लेना है, तभी तो वॉल्यूम निकाल लूंगा मैं। तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। मैं 3D में पता नहीं तुम्हें दिखा पा रहा हूं या नहीं दिखा पा रहा हूं। मैं तुम्हें ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था, वो बैकग्राउंड थोड़ा पीछे से आवाज आ रही थी काफी, भगाने का मेरे पीछे पड़ने वाले थे, बट चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे हमारे पास डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, तो इसमें एक सरफेस ऐसे आएगा, दूसरा नीचे जाएगा, तीसरा फिर ऊपर आएगा, और फोर्थ फिर ऐसे नीचे जाएगा। तो कुछ ऐसा 3D में तुम्हें देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास अभी कुछ पड़ा भी तो नहीं है आसपास, मान लो ये आईपैड है, इस आईपैड में एक ऐसे फंक्शन आएगा, मतलब ऐसे पैराबोला जैसा, ऐसा एक पैराबोला आएगा, यहां पे फिर एक नीचे जाएगा पैराबोला, फिर यहां से ऊपर आएगा, फिर यहां से नीचे जाएगा। जैसे वो सुई धागा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सुई ली, उसमें से ऐसे धागे से ऐसे मैं वो इसको सिल रहा हूं, तो वैसा ही कुछ होगा। एक ऊपर की तरफ ऐसे, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर। भैया लेकिन आपने ये एक्सप्लेन तो कर दिया डायग्राम इतना मुश्किल सा, लेकिन हम इसकी लिमिट्स कैसे निकालेंगे? तो देखो लिमिट्स निकालनी बहुत ईजी है, मैं दिखाता हूं, 1 मिनट दो बस। हाँ, तो लिमिट निकालनी बड़ी ईजी है, देखो कैसे निकालेंगे। इसमें पहली बात तो हमें नीचे वाले ग्राफ को देखना ही नहीं। आपको कैसे पता चला भैया? और ये सर्कल क्यों ड्रॉ करा भैया आपने? सर्कल ही तो है यार ये। अगर मैं तुम्हें इसका टॉप व्यू दिखाऊं ना, टॉप व्यू, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा, तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा टॉप व्यू। ये वाला पार्ट तो तुम्हें दिखाई देगा, ये वाला पार्ट तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन ये पार्ट तुम्हें नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये नीचे है। ये मैं ऊपर ऊपर वाला पार्ट दिखा रहा हूं तुम्हें। ये वाला जो पार्ट, ये क्या कहना चाह रहा है? 0 से लेके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, 0 से बड़े वाला लेना है। तो हम सिर्फ यही वाला पार्ट लेंगे। लेकिन भैया इसकी लिमिट कैसे निकालें? लिमिट निकालनी मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, देखो कैसे निकालें। हमें z, ये कौन सा प्लेन है? z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन है ना। अगर z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यहां पे दे रखा है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का, हमें ये कुछ दे रखा स्ट्रक्चर जो कि इससे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। z को 0 पुट कर दोगे तो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। स्लोप पता है तुम्हें tan थीटा होता है, तो यहां 1 है, यहां -1 है। इसका मतलब है यहां आएगा π/4 थीटा, और यहां कितना आएगा? थीटा आ जाएगा -π/4। इसका मतलब ये होगी -π/4 वाली लाइन, ये होगी π/4 वाली लाइन। और ये सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 0 से लेके 1 तक। अरे सर्कल तो यही है, लेकिन मैं तो इस शेप का निकालना चाह रहा हूं कि ये शेप कहां से लेके कहां तक वेरी कर रही है, इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन ली। समझ पा रहे हो? बढ़िया क्वेश्चन आया था यार। मैं तो इस पे वीडियो बनाऊंगा देखने एक, जिसमें मैं इसको शेप को थोड़ा विजुअलाइज करने की ट्राई करूंगा, कराने की ट्राई करूंगा। ठीक है, मैंने वीडियो ऑन कर ली थी ना, हाँ फिर ठीक है। तो
ये मैं इसको विजुलाइज कराने की ट्राई करूंगा। तो अब अगर हम इसका निकालना चाहें तो मैं अगर इस पार्ट को निकालू और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों ही आ जाएंगे। तो आंसर इसका कुछ ऐसा आना चाहिए था, -π/4 से π/4 और मल्टीप्लाई 2। अब आएगा इसका आंसर, पता तुम्हें? अब आएगा इसका आंसर, क्योंकि लिमिट्स इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर लो। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स -π/4 से π/4 r³ d, r³ नहीं, cos 2 थीटा d थीटा और इंटीग्रेशन 0 से 1 r³ dr। r³ dr की तो यार 1/4 ही हो जाएगी, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, बचेगा 1/2, नहीं हाँ 1/4 हो जाएगी तो बचेगा 1/2। और cos 2 थीटा की हो जाएगी sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2, है ना, -π/4 से π/4 तक। फिर तुम इसको बाहर निकालो 2 को तो 1/4 और ये बन जाएगा sin π/4 प्लस sin π/4, π/2 बचेगा ना, π/4 पता नहीं क्यों लिख रहा हूं मैं, बट π/2 आना चाहिए। अरे 2 थीटा है ना, π/4 डालेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बचेगा 2, 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो इन्होंने भी तो यही कहा था 0.49 से 0.51। बढ़िया क्वेश्चन था ना यार, मजा आ गया एकदम। अब ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगता है रिलेटिवली बाकी से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना एकदम बढ़िया से। अगर तुमने इंटीग्रल कैलकुलस वाले लेक्चर देखे होंगे ना, तो तुम्हें पक्का समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि क्यों डायग्राम्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं चलना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 49 पे, और ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, जो कि दे रखा है x²। ये तो कोशी प्रॉब्लम जैसा लग रहा है ना, कोशीज डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा लग रहा है। x(y) और माइनस में 4y इज इक्वल टू x²। और हमें कह रखा है गिवन द yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, नहीं इंफिनिटी नहीं है, x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव yx एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कर रहा है, इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। y(1) भी दे रखा है, चलो मान लेते हैं। तो हमें कह रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y'1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा यार लेंथी क्वेश्चन है, बट मुश्किल नहीं है, सिंपल सा अलजेब्रा ही है, इसमें कुछ इतना ज्यादा कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा नहीं है जैसे पिछला इंटीग्रल कैलकुलस का आया था। ये थोड़ा इजी है रिलेटिवली। देखो कैसे करेंगे। पहले तो हमें पता है, इसको लिखते हैं d(1), इसको लिखते हैं d, इसको लिखते हैं -4 और ये बन जाएगा y इक्वल टू x²। ये बात तो हमें पता थी है ना पहले से ही। ये बनेगा d² माइनस d प्लस d माइनस के 4 y इक्वल टू x²। ये बन जाएगा d-4 d² माइनस 4 y इक्वल टू x²। ऐसे कुछ बन रहा है मेरा तो। फिर हम पहले इसको m² माइनस 4 कर लेते थे और m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आता था, है ना। और ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। यहां तक देख लो पहले तो, कोई दिक्कत है तो मैं यही हूं। पहली बात यहां पे एक गलती हुई है छोटी सी, विच इज गलती हुई है छोटी सी कि x तो आता ही नहीं, यहां पे x नहीं आता यहां पे x को पुट करते हैं e की पावर z, याद आया कुछ, और z आ जाएगा log x, बाद में z को दोबारा log x पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखा होता है, x² लिखा था ना, x² की पावर e की पावर 2z, e की पावर 2z, e की पावर 2z, z को पुट कर दो log x, तो ये बचेगा c1 x² और ये बचेगा c2 बाई x², या x के पावर -2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। बट सो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/d² माइनस 4 e की पावर 2z। 2 डालोगे दिख रहा है यार केस ऑफ फेलियर, मैं नहीं चाहता केस ऑफ फेलियर, डॉट में 1 लगा दो। जैसे ही तुमने 1 लगाया, हमें पता है d को रिप्लेस करना होता है d प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 और e की पावर 2z आ जाएगी बाहर और डॉट में बचेगा 1, ठीक है मान लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2z 1 में a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस के 4 इंटू में 1। अगर तुम यहां देखोगे 4 से 4 उड़ा देंगे, d कॉमन आएगा, d का मतलब 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो हमारे पास बचेगा e2z 1/d प्लस 4, इंटीग्रेशन करेंगे 1 की तो वो z आ जाएगा, इसमें से 4 कॉमन ले लो तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस 4/d/4, ठीक लिखा ना मैंने, हाँ पावर 1 में है, ये कुछ ऊपर लेके जाते हैं और बायनोमियल थ्योरम लगा देंगे तो 1/4 e की पावर 2z 1 माइनस d/4
z को अंदर भेजोगे तो बनेगा e की पावर 2z, z माइनस डिफरेंशिएशन इसकी 1 ही हो जाएगी ना, 1/4। तो ये हमारे पास बनेगा 1/4 e की पावर 2z, z हमारे पास log x था तो ये बचेगा x स्क्वायर इंटू में log x माइनस 1/4। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, दोनों को प्लस कर दो बस। y1 मान लेते, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, तो y1 प्लस y2 हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास कुछ ऐसा बच रहा है कि ये हमारे पास बच रहा है c1 x स्क्वायर प्लस c2 x की पावर माइनस 2 प्लस 1/4 x स्क्वायर log x माइनस 1/4, ऐसा कुछ बच रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ कंडीशन भी दी हुई थी, तो कंडीशन हमें दे रखी है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 1 इक्वल टू 1, इसमें 1 डाल दो बस। 1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, log 1 0 होता है और ये बचेगा माइनस के 1/16। अरे ये अंदर जाएगा ना, माइनस के 1/16 हो जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 yx एग्जिस्ट, इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव yx एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, मतलब c1। ये एग्जिस्ट कर रहा है c2, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव x पावर माइनस 2। मेरे को पता है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, बट रुको, इस x को 0 पुट करोगे तो सारा ही खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ c1 बचा। पता क्यों, देखो, सॉरी ये तो c1 तो 0 ही हो गया, हमारे पास बचा c2 इंटू में दिस। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है कि y एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हाँ मुझे पता है ये इंफिनिटी होगा, बट c को 0 होना पड़ेगा ताकि ये टोटल एग्जिस्ट कर जाए, है ना। तो इसका मतलब है c2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। c2 की वैल्यू यहां 0 डालो तो c1 हमारे पास आ जाएगा 17/16, इधर लेके आओगे 17/16 बन जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। c2 की वैल्यू 0 डाल दो, c1 की वैल्यू 17/16 डाल दो, y नेट आ चुका है, y-1 तुम्हें निकालना है। पहले ही कहा था थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू c1 x स्क्वायर प्लस 1/4 x स्क्वायर log x माइनस 1/4। c1 की भी वैल्यू हमें पता है 17/16। ठीक, अब क्या करना है, y-1, y' निकालोगे तो 34/16 x प्लस में 1/4 2x, पहला ऐसे ही, दूसरे की डिफरेंशिएशन ऐसा करते थे ना u इंटू वी में, फिर 1/4 x स्क्वायर ऐसे ही रखना और इसकी डिफरेंशिएशन अपने पास आ जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन अपने पास आ जाएगी 1/x और 1/4 की 0 हो जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बस 1 पुट कर दो, खत्म हो गया। आंसर इसका आना चाहिए 2.25, देख लेना आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2.25 आंसर आ जाएगा, बस 1 पुट करना रह गया है। मैं वीडियो ज्यादा खींचूंगा नहीं अननेसेसरी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें कह रखा है कि गिवन द कंसीडर द फैमिली f1 ऑफ द कर्व लाइंग इन द रीजन दिस गिवन बाय y इज इक्वल टू c 1 माइनस cos x अपॉन में sin x, ऐसा कुछ दे रखा है। और हमें क्या रखा है, लेट f2 बी द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज f1, कंसीडर द कर्व बिलोंगिंग टू द फैमिली f2 पासिंग थ्रू द पॉइंट π/3, 1। तो एक पॉइंट भी दे रखा है π/3, 1। हमें लिखना ऐसे पसंद है, हम अपने तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। इफ a इज द रियल नंबर सच दैट π/4, a इज ऑन द कर्व, जो भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आएंगी, लाइज ऑन c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज़ टू पावर 4। ये जो भी a आएगा मतलब y की वैल्यू आएगी, उसको पावर 4 फाइंड आउट करनी। काफी इजी क्वेश्चन है यार, ये तो आधा ही कराऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, c को एलिमिनेट करो, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो dy/dx, c को ऐसे ही रखो, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x, u/v रूल लगा रहा हूं मैं, तो साइन x और साइन x है ना, 1 माइनस cos x की तो माइनस साइन x ही होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos x sin x। यहां तक देखना कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है। मेरे को पता है तुम सोच रहे होंगे इसको 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, उससे भी करके देख लेना। तो ये बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर x माइनस के साइन x प्लस में साइन x cos x, और डिवाइड में हमारे पास बच रहा है वैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं।
तो यह हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 1 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, और नीचे भी लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। रीजन बताता हूं क्यों। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में से 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, और ब्रैकेट में बचने वाला 1 प्लस कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, और डिवाइड में बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी सी की वैल्यू आई है उठा के अपने क्वेश्चन में वापस रख दो, इंटीग्रेट करेंगे, खत्म। तो y इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाती है अगर तुम इसको यहां पे कर देते तो सॉल्व, देखना अभी 1 प्लस कॉस एक्स को ऊपर भेजा, डिवाइड में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मेरे को पता है यही चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि भैया इतना बड़ा करा आपने, यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। थोड़ा सा टफ हो जाता, करके देख लेना चाहे तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ऐसा कुछ, साथ में डी बाई डी एक्स। कुछ मिस्टेक ना करियो, बस ध्यान से देख लेना, नहीं करिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, dy बाई डी एक्स को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस के dx बाई dy से, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा dy को उधर भेजो, y इंटू डी वाई और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, एक साइन से साइन उड़ा देना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना बाकी का, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया। इसके बाद इन्होंने ये पॉइंट्स दे रखे थे, ये पॉइंट पुट कर देना, और a की पावर 4 अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए a की पावर 4 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, a स्क्वायर मेरे ख्याल से √2 आ जाएगा, तो a की पावर 4 2 आ जाएगा, देख लेना, कर लोगे सॉल्व। यहां पे एक बार साइन बन जाएगा, साइन से साइन एक कट जाएगा, यहां पे भी आइडेंटिटी बना लेना ताकि ऊपर जो साइन थीटा बन रहा है उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना दो, तो यहां से कट जाए आइडेंटिटी, ठीक है। ये काम कर लेना, बस इतना छोटा सा ही दे रखा तुम्हें, हो जाएगा ये वाला पार्ट। चल बढ़िया, मैं जितना हो सके टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूं यार, ये मत समझना कि बीच में छोड़ रहा हूं क्वेश्चन, टाइम अपने पास कम है, एग्जाम आने ही वाला है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेट t बिलोंग्स टू r denotes the greatest integer less than or equal to t and d is the region x square plus y square less than 4। तो ऐसा कुछ दे रखा है, हमें बताने हैं, और दो फंक्शन दे रखे हैं f और g। लेट e be the set of points d at which both f and g are discontinuous। f और g discontinuous है, वो वाले पॉइंट्स हमें देखने हैं, फुल स्टॉप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट e इज, तो बताओ e में कितने एलिमेंट्स होंगे। e हमारे पास क्या दे रखा है, सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर f एंड g आर डिसकंटिन्यूअस। तो f हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, नहीं दोनों में ही पावर 4 है, और g हमें दे रखा है वाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और बाहर दे रखा है एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर तुम बड़ी ध्यान से देखोगे ना यार, एक चीज ध्यान से देगी, ये कब हमारे पास होते हैं डिसकंटिन्यूअस, y की वैल्यू लेस देन 4 दे रखी है, तो ये हमारे पास होंगे 1 पे 2 पे 3 पे, ऐसे ये कब होगा 1 पे 2 पे 3 पे। तो y स्क्वायर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है 1 पे, y स्क्वायर हो रहा है 2 पे, y स्क्वायर हो रहा है 3 पे। इसका मतलब अब y हो रहा है प्लस माइनस 1 पे, y हो रहा है प्लस माइनस 2 पे √2 पे, और y हो रहा है प्लस माइनस √3 पे। रुको, और दूसरे वाला फंक्शन देखोगे तो ये कब डिसकंटिन्यूअस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा ना, तो मैं रेडियस के लिए √2 लिख दिया। और तीसरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। बस इनके हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालने हैं दोनों के, f एंड g बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, वो वाले पॉइंट निकालने हैं। तो सीधा y की वैल्यू यहां पे पुट करो तो तुम्हारे पास पॉइंट आ जाएंगे, देख लो कितने पॉइंट्स आएंगे, मेरे ख्याल से 18 पॉइंट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। इसको निकाल के देख लोगे क्या, मैं तुम्हें दूसरा मेथड दिखाऊं। तुम यहां पे y की वैल्यू 1 पुट करोगे तीनों में, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तीनों में तो 3 आ जाएंगे, फिर -1 पुट करोगे 3 आ जाएंगे,
फिर ऐसे ही +2 पुट करोगे 3 आ जाएंगे, -2 पुट करोगे 3 आ जाएंगे, फिर अगला 3 आ जाएंगे, फिर अगला 3 आ जाएंगे, कितने हो गए? 18 ही तो हो गए, है ना। एक और भी तरीका है, तुम एक काम करो, कार्टेशियन प्लेन में इसके सर्कल ड्रॉ कर लो, 1 रेडियस का, √2 रेडियस का, √3 रेडियस का, और ये वाली लाइंस ड्रॉ कर दो, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे। +1 -1, +1 आएगी यहां पे, ये आ रहा है +1 वाली लाइन, ये आ रही -1 वाली लाइन, +√2 -√2, तो ये आएगी +√2 -√2। बढ़िया दे रहे हैं यार जैम वाले भी क्वेश्चन। +√3 -√3, ये हमारे पास +√3, ये हमारे पास +√3, ये -√3। कितने पॉइंट हो गए? लेट अस काउंट। 1 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो यहां है 1 3 5, यहां पे आएगा 5 3 1। काउंट करना, कितने हो गए? 8 और 1 9, और 9 18। तो दोनों से ही निकाल सकते थे, अलजेब्रा से भी निकाल सकते थे, ज्योमेट्री से भी निकाल सकते थे। तो 18 टोटल पॉइंट है, इसका मतलब 18 इज द आंसर। 52 पे चलते हैं। 52 में हमारे पास एक इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे, तो हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस का एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसे कि x² + y² <1, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स तो दिख ही गए हमें। x/√3 से लेके x√3x तक। अब दिमाग में क्या आया होगा तुम्हारे, भैया ये ना सर्कल नहीं है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने पिछला कराया था। 1/√3 tan की वैल्यू होती है 30 डिग्री, मतलब π/6, और ये हमें दिख रहा है इसका स्लोप कितना आएगा, π/3। अब अगर तुमने वो इंटीग्रल कैलकुलस की लेक्चर देखी, क्वेश्चन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हें। इसका मतलब है भैया सर्कल के बीच में π/√3 π/3 और π/6 की लाइन हमारे पास होगी, उसके बीच का एरिया हमें निकालना पड़ेगा कुछ ऐसे। रुको मैं दिखाता हूं, ऐसा कुछ। अगर ये तुम्हारे पास सर्कल है, π/6 ये लाइन मान लेते हैं और π/3 इसे मान लेते हैं, ये एरिया तुम्हें निकालना है। खत्म हो गया क्वेश्चन, लिखते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। निकालना क्या है? इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन 200/π डबल इंटीग्रेशन x² dx dy। हाँ, और 200/π इंटीग्रेशन रेडियस क्या है, 0 से लेके 1 तक, है ना। और हमारे पास π/6 विच इज π/6 से π/3। खत्म। 2 से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं, बस ये सोच लेना। वैसे इन्होंने क्या कह रखा है, x > 0 y > 0। ये नहीं है भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ये नहीं दे रखा उन्होंने कहा x बड़ा होना चाहिए 0 से और y भी बड़ा होना चाहिए 0 से, तो एक ही रीजन बनता है सिर्फ। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। x को पुट करते हैं r cos थीटा विच इज r² cos स्क्वायर थीटा, और dx dy की जगह रखते हैं r dr d थीटा। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो कर लोगे बस। तो आंसर आना चाहिए 4.16। ये खुद से करना है तुम्हें। अब जिसको नहीं समझ आया कि ये π/6 और π/3 कहां से है, tan थीटा लगाया मैंने। y = mx + c वाली इक्वेशन देखी ना, m होता है tan थीटा, वहां से। चलो 52 हमारे पास हो गया है। 53 इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन दे रखा हमें, लीनियर अलजेब्रा का। इसमें कहा एक मैट्रिक्स है ए टी, उसका ट्रांसपोज भी दे रखा है, और हमें कुछ बातें निकालनी है। लेट अस सी क्या क्या कह रहे हैं। तो कुछ ऐसे कह रहे हैं कि a है 1 0 - 1 1 0 - 1 1 1 1, और a t इसका ट्रांसपोज दे रखा ऑब्वियसली। v एक वेक्टर दे रखा हमें, v1 v2 v3, और ये v ही है ना, हाँ, और एक u भी दे रखा है u1 u2। हमें दे रखा है कुछ कंडीशंस सच दैट u1² + u2² = 1, और दूसरा दे रखा है v1² + v2² + v3² = 1। सपोज au = √2v, au = √2v, हाँ v ही है। करते हैं इसको ट्राई। au निकालना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे au को, तो आ जाएगा u1 + u2, फिर इसको इससे करेंगे तो u2, फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा -u1
प्लस के U2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स V। V कितना हमारे पास, V1 V2 V3। अगर दोनों को कंपेयर करूंगा तो U1 प्लस U2 इज इक्वल टू √2 V1, U2 इज इक्वल टू √2 V2, और तीसरी इक्वेशन दे रखी है माइनस के U1 प्लस के U2 इज इक्वल टू √2 V3। ये हमारे पास दे रखा है। U2 की वैल्यू तो पता ही है ना, इससे U1 की भी निकाल सकते हैं, तो U1 की भी निकाल लेते हैं। इसको दोनों इक्वेशन को एक काम करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये बचेगा 2U1 और √2 कॉमन लोगे तो V1 माइनस V3 विच इज U1 इक्वल टू 1/√2 V1 माइनस V3। अगर तुम ऐड करते तो आ जाता U2 इज इक्वल टू 1/√2 V1 माइनस V3। ऑल तो मेरे पास U2 की वैल्यू पड़ी है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ V2 है, मेरे को क्या पता यूज होगी या नहीं होगी, तो क्या पता यहां से यूज हो जाए। दूसरी कंडीशन, एक तो ये दे रखी है, एक इन्होंने कहा हुआ है कि A ट्रांसपोज V इज इक्वल टू √2 U। इसको भी यूज करके कुछ बनाते हैं। A ट्रांसपोज V इज इक्वल टू √2 U। इसका ट्रांसपोज करोगे तो ऐसे हो जाएगी इक्वेशन, तो कुछ ऐसा बनेगा 1 नहीं बनेगा, V1 प्लस V1 माइनस V3 कर लोगे ना ट्रांसपोज, तो हाँ, इस रो को ऐसे सॉरी इस कॉलम को ऐसे रो में लिखते हैं, फिर आएगा 1 1 1 विच इज V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू √2 U इज इक्वल टू √2 U। U कितना है, √2 U1 प्लस √2 U2। खत्म, कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लेना, V1 माइनस V3 इज इक्वल टू √2 U1, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू √2 U2। ऐसा कुछ दे रखा हमें। आगे पढ़ लेते हैं, अभी क्वेश्चन कुछ कह रहे हैं ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ U1 मोड U1 प्लस 2 √2 V1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं कि यहां से ये V1 है हमारे पास, किसी की वैल्यू डाल सकते हैं तो वो डाल देते हैं हम। सो हम यहां पे अगर ध्यान से देखें ना, अगर इन दो इक्वेशन से मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर ऐड करूंगा तो यहां पे ना √2 बनना, यहां प्लस आना चाहिए था यार, यहां पे प्लस आना चाहिए था, तो ये √2 U बन जाता। तो यहां मैं लिख सकता था √2 U2 इज प्लस में इन दोनों की जगह लिखा मैंने V1 प्लस V3 की जगह लिखा √2 U इज इक्वल टू में आ जाए, सॉरी प्लस में V2 इज इक्वल टू √2 U2। तो U2 से U2 कैंसिल हो गया, V2 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, V2 की वैल्यू 0 आ गई है। तो ध्यान से देखो, और इक्वेशन में हमारे पास क्या, अच्छा गिवन क्या था, गिवन हमारे पास ये था, अगर V2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है तो U1 की वैल्यू आ जाएगी +-1, है ना, V1 की वैल्यू। अब बस मेरे को देखना रह गया है कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, मेरे को V1 की वैल्यू चाहिए किसी ना किसी तरीके से, कैसे निकालूं, फिर से V2 की वैल्यू 0 यहां पे पुट कर दो तो बचेगा V1 स्क्वायर, और V3 की वैल्यू रह गई बस मेरे पास, V3 की भी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। V3 की वैल्यू निकाल लो, V3 की वैल्यू निकालनी है बस अब हमें। सो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर तुम इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करोगे, U1 की वैल्यू यहां पे डालोगे तो तुम्हें दिखेगा V3 इज इक्वल टू -V1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पे डालो तो हमारे पास आ जाएगी V1 का स्क्वायर प्लस में 0, मैं थोड़ा सा इसको साइड में लिख देता हूं, यही वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, V1 का स्क्वायर प्लस में 0 और V3 की जगह भी V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो V1 आ जाएगा हमारे पास +-1/√2। V1 भी मिल चुका है, U1 भी मिल चुका है, ये सारी वैल्यू उठा के यहां पर डाल देते हैं तो बनेगा U1 हमारा पास आ रहा है +-1 और ये हमारे पास आ रहा है +-1/√2। √2 से √2 कैंसिल होगा, चाहे तुम प्लस प्लस ले लो चाहे माइनस माइनस ले लो, ऑब्वियस सी बात है आंसर तो हमारे पास 3 ही आएगा, तो 3 इज द फाइनल आंसर, तो ये तुम्हारा भी आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे, विच सेज, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, दोबारा से काफी सारे आ रखे थे 2022 में डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन, तो इसको भी एक बार कर लेते हैं। 54 पे पहुंच चुके हैं हम।
तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के पाई ई की पावर साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स ई की पावर साइन एक्स प्लस में 4 बाय पाई, और ये हमें दे रखा है 0 से पाई बाय 2 तक, और ये दे रखा है पाई बाय 2 से पाई तक। अगर इसको तुम डायरेक्ट करने जाते तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन था, तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से कराने वाला हूं। देखो कैसे कराना है, ठीक है। पहले मैंने भी इसे सिंपल वाले से सॉल्व करके देखा, टाइम ज्यादा लगा था, फिर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लगा के देखी तो इजी हो गया था क्वेश्चन। सिर्फ इसको लेके चलो, तुम सिर्फ इसको लेके चलो, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स डीएक्स, बस इतनी बात लेके चलो, और कुछ तुम्हें लेके चलने की जरूरत नहीं है। लिमिट हमें पता है क्या होगी, पाई बाय 2 से पाई तक होगी। अब हमें क्या करना है, एक चीज करनी है, एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। एक्स को पुट कर दो y प्लस पाई बाय 2, बस इतना सा काम तुम्हें करना है, पुट कर दो यहां पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx का बन जाएगा, हमारे पास dx आ जाएगा dy, और लिमिट्स चेंज होके क्या हो जाएंगी, अगर x हमारे पास पाई बाय 2 है तो y हमारे पास 0 है, x हमारे पास पाई है तो ये पाई बाय 2 है, ठीक है। और लिमिट्स हमारे पास बन जाएंगी y प्लस पाई बाय 2 और साइन y प्लस पाई बाय 2, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, आई होप यू रिमेंबर। 0 से पाई बाय 2, y प्लस पाई बाय 2 और कॉस x कॉस y dy, यहां तक देखो कोई इशू है तो बता सकते हो। यहां तक मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ की है कि मैंने, e की पावर में भी था, e की पावर में चल रहा है, ठीक है, e की पावर cos y dy, यहां तक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आना चाहिए। एक काम करो, इसको ना अलग अलग करके लिख लो, क्योंकि मेरे को एक और प्रॉपर्टी लगानी है अभी इसमें। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बना के दिखाना चाह रहा हूं। 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 निकालो बाहर, e की पावर cos y dy प्लस y e की पावर cos y dy, 0 से पाई बाय 2, ठीक है। मार्कर चेंज कर लें बस। एक और हमने प्रॉपर्टी देखी है, क्या देखी हुई है कि जो भी लिमिट्स होती है ना, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये y है तो अगर ये a b होता तो मैं लिख सकता था a प्लस बी माइनस वाई, पढ़ी है ना ये प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 e की पावर cos पाई बाय 2 माइनस वाई, ऐसी मैंने पढ़ा रखी है, पढ़ाई हुई है ऐसे। और यहां आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस वाई e की पावर cos पाई बाय 2 माइनस वाई डी वाई। अब अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, इन दोनों इंटीग्रेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो कुछ ऐसा नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2। इसको एक काम करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं ना, यहीं से ही तो स्टार्ट किया था हमने अपना क्वेश्चन। इसको नाम दे देते हैं R1, तो आ जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2 और y इंटू में, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस के y इंटू में e की पावर, ऐसा कुछ बनेगा मेरे ख्याल से, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, माइनस के y e की पावर साइन y dy। अब y लिख दो चाहे x लिख दो, डमी वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो 0 से पाई बाय 2 y माइनस पाई, सॉरी x मैं चेंज करना चाह रहा हूं, देखो सेम सेम लग रहा है, e की पावर साइन x dx, साइन x dx। अगर तुम बड़ी ध्यान से देख पाए ना, इसको मैं मान लूंगा R2, R1 इज इक्वल टू माइनस R2, या फिर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। खत्म हो चुका क्वेश्चन। अब तुम एक काम करो, इसकी इंटीग्रेशन करनी स्टार्ट करो। अब तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, अब तो कुछ मेहनत बची ही नहीं है। अब देखो क्या होगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा अब हमारा। यह आएगा 0 से लेके पाई बाय 2, इसका x माइनस पाई e की पावर साइन x dx, और पाई बाय 2 से लेके पाई x e की पावर साइन x dx, प्लस में अलग लिख देता हूं 4 बाय पाई dx, पाई बाय 2 से पाई तक। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0, खत्म। देख लो, इसको और इसको प्लस करा था तो क्या आ गया था, 0। ये तो खत्म नहीं होगा, हमें सिर्फ ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। 4 बाय पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विच इज 4 बाय पाई पाई बाय 2
पाई से पाई गया, 2 इज द फाइनल आंसर। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा हो। चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की 55 क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो 5 ही क्वेश्चन रह गए, फटाफट निपटा लेते हैं। तो ये हमारे पास है एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस काफी इजी होते हैं। देखो मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं तुम उस पर स्क्रीन पे पढ़ो, मैं अपने इसमें पढ़ता हूं, तो साथ में कर लेते हैं। मैं अगर इसकी जनरल टर्म लिखने की कोशिश करूं तो हमारे पास आ जाएगा समेशन, तुम भी मैच करके देखना स्क्रीन से, यह आ जाएगी x की पावर, अगर तुम 3 वाले अलग कर दो और 5 वाले अलग कर दो तो तुम्हें दिखेगा x की पावर इवन चल रही है, तो 2n-2, और डिवाइड में लिख देते हैं 3 की पावर n-1। मैच करके देखो क्या सेम आ रही है। n की वैल्यू 2 से चला लो, n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, देखना सेम बन रही है सारी की सारी टर्म्स। और 5 वाला अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास दिखेगा 5 वाला दिख रहा है x की पावर 2n-1 क्योंकि ओड है, और 5 की पावर दिखाई देगी तुम्हें n। डाल के देख लो, चाहे तो इसकी जगह n 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे चाहे तो चेक कर लो, बिल्कुल सेम तुम्हें दिखाई दे जाएगा। बढ़िया। अब तुम्हें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है पूरी इक्वेशन को, तो इसके अलग निकालते हैं, इसके अलग निकालते हैं। हमें पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिनिमम वाला आता है ना, ये बात मैं बता चुका हूं तुम्हें, एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो में भी बताई थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, nth टर्म नहीं लेनी इस बार, 2n-1 ये वाली टर्म लेनी। ये कैसे कर रहे हो भैया आप, सिखाई हुई है सारी चीजें, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऐसे निकलेगी। 2n-2th टर्म तुम्हें दे रखी है, कितनी है, ये दे रखी है 3 की पावर n-1 होल रेज टू पावर 1/2n-2। इसमें से भी n कॉमन लो, 2n कॉमन लो, इसमें से भी 2n कॉमन लो, इसमें से भी 2 कॉमन लो, तो n-1 से n-1 कट जाएगा, इंफिनिटी अप्रोच कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बन गया √3। ऐसे इसका भी करो, इसको तुम r1 मान लो, इसको तुम v1 मान लो, तो r1 की हमारे पास ये आ गई, v1 हमारे पास आ गया a की पावर 2n-1 होल रेज टू पावर 1/2n-1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर n 1/2n-1। एक काम करते हैं ना, n को कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो बचेगा 5 1/2 1-1/n। n को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे तो ये खत्म, बचेगा 5 की पावर 1/2 विच इज √5। √5 और √3 में से बताना कौन से वाला हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। छोटे वाला लेते हैं तो √3 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन नहीं, √3 आंसर नहीं आएगा, इन्होंने r² निकालने को कहा है, r नहीं कहा, r² का है। r² निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर विच इज 3। छोटे वाला लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया आ रखा था, इसमें कहा हुआ तुम्हें कि एक फंक्शन है x² प्लस 2y² माइनस x टाइप का, और इसमें तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा के सेट बनाने हैं और बताना है उसमें कितने एलिमेंट्स टोटल आएंगे। तो आसान सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा अलजेब्राइकली थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन हमारे पास इसमें कोई इतना ज्यादा एफर्ट मारने वाली जरूरत नहीं है ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो दिख रहा होगा तुम्हें रीजन कुछ ऐसे दे रखा है, डी रीजन दे रखा है x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा दे रखा है x²/4 प्लस y²/4 लेस देन इक्वल टू 1। एक सर्कल की इक्वेशन है, एक उसकी एलिप्स की इक्वेशन है, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है। डी मैक्सिमम, डी मिनिमम, ई मैक्सिमम, ई मिनिमम, ये हमारे को दे रखा है, और फंक्शन भी दे रखा है, उसे तो लिखा ही नहीं मेन को। ये हमारे पास दे रखा है f(x,y) इज इक्वल टू x² प्लस 2y² माइनस के x, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल में आई होप कि तुम्हें आता होगा। पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ रही है 1/2, यहां तक चेक कर लो। फिर डबल डेरिवेटिव भी निकालते थे ना, f(x,x) निकालोगे तो 2, f(x,y) निकालोगे तो 0, f(y) भी निकालना पड़ेगा, y का निकालोगे तो 4 आ जाएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। f(x,y) 0 आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है। अब हमें क्या करना होता था, f(x,x) f(y,y) माइनस के f(x,y) का स्क्वायर, और यह आ जाएगा 8 विच इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे को मिनिमा मिलने वाला है, ठीक है, मिनिमा। चलो 1/2 तो हमारे को मिनिमा दे रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे इन्होंने क्या कहा हुआ है,
नेक्स्ट पे इन्होंने कहा हुआ है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम 1/2 इसकी वैल्यू डालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1/2। ठीक है, बढ़िया। अच्छा अगर तुम यही काम करते, एक सेकंड रुको, अभी मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा। एक बात और याद रखो, ये हमारे पास चीज दे रखी है, अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस माइनस रूट में 1 - x²। उठाओ और इसमें डाल दो, ठीक है, y² ही निकाल लेते हैं, y² = 1 - x²। तो ये बन जाएगा f of xy x² प्लस 2 1 - x² माइनस x, विच इज x² प्लस 2 - 2x² माइनस के x, विच इज माइनस के x² माइनस के x प्लस में 2। फिर से मैक्सिमा मिनिमा हमें निकालना आता है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए इस बार तो 1 वेरिएबल बन गया। 1 वेरिएबल में अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा f डैश, अच्छा सिर्फ x का ही फंक्शन बचेगा ये, f डैश x निकालोगे तो माइनस के 2 माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। f डबल डैश x निकालोगे तो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब मैक्सिमा मिलने वाला तुम्हें, ठीक है। किस पॉइंट पे मिलेगा, -1/2 पे। -1/2 इसमें डालोगे तो हमारे पास आ जाएगी -1/2। अगर तुम यहां पे डालोगे y² = 1 - x² में, तो हमारे पास आ जाएगी 1 - 1/4 3/4 प्लस माइनस √3/2 है ना, तो हमारे पास बन रहा है -1/√2 √3/4 सॉरी √3/2 और -1/2 √3/2 नेगेटिव का, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सिमा वाले पॉइंट है। मैक्सिमा वाले पॉइंट आए हैं और किस इक्वेशन से आए हैं, इस इक्वेशन से आए हैं, तो ये जाएगा डी में, डी मैक्स में जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, एलिप्स की इक्वेशन लेने वाले हैं। एलिप्स की इक्वेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x², सॉरी सीधा ही y की वैल्यू निकाल लो, तो y = 1 माइनस y² = 9 टाइम्स 1 - x²/4। y² की वैल्यू उठाओ, इस क्वेश्चन में डाल दो, इस फंक्शन में, तो x² प्लस 18 1 - x²/4 माइनस के x। बस सॉल्व कर लो इसको, f डैश x वगैरह निकाल लेना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास। मतलब इसमें तो सिंपल ही निकल जाएगी। f डैश x हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस में मेरे ख्याल से 9 बचेगा, चेक कर लेना, हाँ, x माइनस में 1, तो माइनस के 7, मेरे ख्याल से x की वैल्यू आनी चाहिए 1/7 -1/7, x की वैल्यू आएगी -1/7। अब ये -1/7 तुम्हें वैल्यू उठा के डालनी पड़ेगी इसमें। हाँ, काम थोड़ा बेकार सा तो है बट करना तो पड़ेगा ही ना। तो -1/7 और इसके रूट्स निकाल के देखने पड़ेंगे क्या बन जाएंगे। तो यहां से कितनी वैल्यू आएंगी, यहां से भी 2 वैल्यू आ जाएंगी, है ना। तो हमारे पास कितनी मिली, 2 यहां से मिली, 2 यहां से मिली, 4, और 4 वैल्यू यहां से मिल रही हैं। और मिनिमा किस पॉइंट पे मिल रहा था, मिनिमा तो भैया हमारे को एक ही पॉइंट पे मिल रहा था, इस पे, बस, और कहीं नहीं मिल रहा हमें। तो इसका मतलब है दोनों में ही मिनिमा हमारे को इसी पॉइंट पे मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैक्सिमा के पॉइंट आ रहे हैं 4, मिनिमा का पॉइंट दोनों के कॉमन लेने हैं ना शायद हमें। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, यूनियन में तुम्हें पता है सेम वाली चीजें ही रख, मतलब कॉमन एलिमेंट्स ले लेते हैं, कंबाइंड कर देते हैं सारों को, है ना। तो 2 पॉइंट्स, 2 यहां से आ रहे हैं पॉइंट्स जिसपे मिनिमा मिल रहा है, 2 यहां से आ रहे हैं, रुको अब ठीक है, 2 यहां से आ रहे हैं जिसपे मैक्सिमा मिल रहा है, 2 यहां से आ रहे हैं जिसपे मैक्सिमा मिल रहा है, 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। वैसे मेरे को पता है मिनिमा इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, लेकिन यूनियन लेना तो एक ही बार कंसीडर करेंगे। 2 4 5 इज द फाइनल आंसर। चलते हैं अपने 57 नंबर क्वेश्चन पे। अब थोड़े से आसान क्वेश्चन बचे हैं लास्ट वाले। कंसीडर अ 4x4 मैट्रिक्स, हाँ, कंसीडर अ 4x4 मैट्रिक्स 10 11 11 10 ऐसा कुछ दे रखा है, और हमें कह रखा है इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट नहीं, डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे हम। बड़ा 4x4 का डिटर्मिनेंट, सही में दिमाग हिल जाएगा बेटे पेपर में बैठ के, नहीं करेंगे ऐसे हम। तो मैट्रिक्स हमें दे रखी है 11 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 ऐसा कुछ दे रखा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यार,
इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रुको आइडेंटिटी नहीं, ए 10 इंटू में 1 1 1 1 1 1 1 1 प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चेक कर लेना यही बनेगी। और हमें पता है इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है 0 0 0, ये मैं काफी बार बता चुका हूं मैं ना, 0 0 0 4 इसकी आइडेंटिटी इसके आइगन वैल्यूज बनेंगी। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो बनेगी 0 0 0 40, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या होती है 1 1 1 1 1, तो ये बनेगी 1 1 1 41। और डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 41 इक्वल टू 41। आंसर आना चाहिए था इसका 41। 58 पे चलते हैं। 58 में कहा लेट सिग्मा बी द परम्यूटेशन इन द सिमेट्रिक ग्रुप एज 5 गिवन बाय दिस। तो हमें दे रखा है सिग्मा 1, मैं डायरेक्टली लिख दूं तुम्हें क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा ना, यहां दे रखा 1 2 3 4 5, 1 किस में मैप हो रहा है 2 पे, 2 मैप हो रहा है 3 पे, 3 1 पे, 4 मैप हो रहा है 5 पे, 5 हो रहा है 4 पे। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी डिसजॉइंट साइकिल बनाऊं तो आ जाएगी 1 2 3 4 5। अगर मैं इसकी ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा निकालना चाहूं तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट रुको यार, हाँ तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल लेंथ अपॉन में 3 इसकी लेंथ इंटू में 2 विच इज 20, 5 चौका 20, हाँ ठीक है 20 आ गया हमारे पास। फिर हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा, एन सिग्मा हमें निकालना है, ठीक है। एन सिग्मा निकालने का हमारे पास ना एक फॉर्मूला था कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्लास के हमारे पास 20 आ गया है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमें दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास आ रखा है एसएन है ना, एसएन का एन फैक्टोरियल होता है तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एन ऑफ सिग्मा, अरे एसएन में एन फैक्टोरियल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऑर्डर ऑफ एन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 विच इज 6, चेक कर लेना 6 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 59 क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला मैं टोटली तुम पे छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि इसमें कह रखा है लिमिट, बहुत सारी तुम्हें वैल्यूज दे रखी है और कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट ई रेज्ड टू पावर एफ माइनस ई रेज्ड टू पावर जी एक्स डिवाइड बाय, तो इसमें तुम्हें बस एलोपिटल रूल लगाते जाना और कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें एलोपिटल रूल लगाते जाना है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर f ऑफ x माइनस e की पावर g ऑफ x, e की पावर सॉरी f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, ये हमारे को दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारी वैल्यूज भी दी हैं कि f ऑफ 0, f डैश 0, f ट्रिपल डैश 0, डबल डैश 0, सारी वैल्यूज दी है। तो इसमें बार बार एलोपिटल रूल लगाते रहना क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट 0 डालोगे तो f ऑफ 0 बन जाएगा, ये भी g ऑफ 0 बन जाएगा, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, f ऑफ 0 और g ऑफ 0 की दी है log 2, log 2 log 2 ये 0 बन जाएगा और ये भी log 2 0 बन जाएगा, तो 0 बाय 0 फॉर्म मतलब एलोपिटल रूल कुछ ऐसा बनेगा, e की पावर f ऑफ x f डैश x माइनस e की पावर g ऑफ x g डैश x और डिवाइड में आ जाएगा f डैश x माइनस g डैश x। अगर तुम्हें अब भी डाल के देखोगे फिर से केस ऑफ फेलियर बन जाएगा, तो फिर से तुम्हें डिफरेंशिएशन करनी होगी ऊपर नीचे, ऐसे ही तुम्हें 3 बार डिफरेंशिएशन करनी होगी। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस u इंटू वी लगाना बार बार, थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको कर लेना ट्राई। आंसर आना चाहिए इसका 2, आंसर मैं लिखा हूं। लास्ट क्वेश्चन आज का है जो कि सुपर इजी क्वेश्चन है लेबनीट्ज थ्योरम पे, इसके बिना तो पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता था, जो कि है 0 से लेके x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर f ऑफ t dt और दूसरा हमें इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो पहले मैं f ऑफ x निकाल लेता हूं, लेबनीट्ज थ्योरम होती है अपर लिमिट इनटू में अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन विच इज 3x स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू 2x, डिफरेंशिएशन करनी होती है बस हमें, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास f ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3x प्लस में 2। ऐसे ही हमें g ऑफ x निकालने के लिए दूसरी इंटीग्रेशन का यूज करना होगा विच इज इंटीग्रेशन 0 से लेके gx t स्क्वायर dt इक्वल टू 9x प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसमें बस लेबनीट्ज थ्योरम लगा देने, तो सिंपल है, t की होती है t क्यूब बाय 3 तो हो जाएगा gx होल क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 9 इंटू
इसका तो कुछ करेंगे ही नहीं, x प्लस 1 होल क्यूब, 3 इधर भेजेंगे, पूरे का क्यूब करेंगे तो बन रहा है gx इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, f2 प्लस g2 प्लस 16 f12, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। f2 प्लस g ऑफ 2 प्लस 16 f ऑफ 12, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं यहां पे 1 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में, x की जगह 1 पुट करो तो ये 2 बनेगा, ये बनेगा 2/5 प्लस g ऑफ 2 की जगह मैं यहां पे 2 पुट करता हूं तो ये आएगा 2 + 1 3 तो 9 आ जाएगा। 12 पुट करना तो यहां 2 पुट कर दो, 2 का क्यूब होता है 8 + 4 12, तो 2 पुट करेंगे आएगा 2/16 इंटू 2/8, तो ये बन रहा है 2/5 + 9 + 4 तो 13, तो ये बन जाएगा 13/30। तो इसको सॉल्व कर लेना एक बार, तो ये हमारे पास क्या आएगा वो मेरे को बता देना, ठीक है। 67 डिवाइड बाय 5 और 13.4 इज द फाइनल आंसर। इन्होंने कहा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 13.40 करके आ जाना, तुम्हारे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सेक्शन बी रह गया हमारा, सेक्शन सी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि चीजें तुम्हें समझ आई होंगी, मजा आया होगा पढ़ने में। और अभी फिलहाल के लिए यार मजे से ज्यादा मेहनत का टाइम है ना, पेपर आने वाला है, तो ट्राई करता हूं फिर भी बोर ना होने दूं, बट ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें आज का लेक्चर समझ आया हो। नेक्स्ट में सेक्शन बी लेने वाला हूं, वो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना कि एज ऑफ द यूनिवर्स से भी तुम्हें लोग देख लें। अब अगली बार के लिए मेरे को कुछ न्यू सोच के आना पड़ेगा, क्योंकि मैं एज ऑफ द यूनिवर्स में पहुंच चुका है, उसका बियॉन्ड क्या है मेरे को पता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।